रामपुर नाम के गांव में शारदा नाम की एक धूर्त महिला रहती थी। उस गांव में लोग उसे बहुत नफरत किया करते थे। शारदा का बेटा रमेश मिलिट्री में काम करता था। वो कभी कभार घर आता था, इसीलिए शारदा अकेले ही रहती थी। शारदा के पति की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तब से शारदा अपने बेटे का मुंह देखकर ही जी रही थी। पर क्योंकि शारदा बहुत धुरंधर थी, इसीलिए उसके रिश्तेदार, आसपास के लोग उसके रवैया की वजह से नहीं आते थे। तभी एक दिन रमेश अपनी मिलिट्री के नौकरी से घर लौट आता है। माँ कैसी हो? आशीर्वाद दो माँ। स्वस्थ रहो बेटा, खुश रहो। बहुत थक गए होगे, नहा धो के आराम करो। ठीक है माँ। जब रमेश विश्राम कर ही रहा था, उस वक्त शारदा गांव जाती है और वहाँ से 4 लड़कियों को अपने साथ ले आती है। जब रमेश की नींद खुलती है, वो अपने माँ के पास जाता है। जैसे ही वो जाता है, वो देखता है कि 4 लड़कियाँ उसके सामने बैठी हुई है। उन्हें देखकर रमेश बहुत आश्चर्य होता है। माँ, ये लोग कौन हैं? इनमें से एक तो मेरी बहू जरूर होगी। कब तक ऐसे अकेले रहोगे बताओ? अगर मैं एक लड़की को तुम्हारे हाथ सौंप देती हूँ, फिर मेरी कोई परेशानी नहीं रहेगी। माँ, अभी मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे इस तरह परेशान मत करो माँ। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई है तो बताओ बेटा, मैं शादी करा दूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माँ, इस तरह तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। थोड़ी देर के लिए ना तुम चुप रहो, प्लीज माँ। ठीक है बेटा, अब तुम गुस्सा मत करो, मैं चुप हो जाती हूँ। ऐसा कहकर शारदा उन 4 लड़कियों को वापस भेज देती है जिन्हें उसने बुलाया था। उनके जाने के बाद रमेश हड़बड़ी से वहाँ से चला जाता है। शारदा को गुस्सा आ जाता है। रमेश, ऐसा मैंने क्या कर दिया है जो तुम जाने लगे? क्या हो गया है तुम्हें? माँ, बिना बताए इस तरह पागलपन मत क्या करो। पड़ोस के गांव जा रहा हूँ। रंगा जो मेरे साथ काम करता था, वो पिछले साल ही रिटायर हुआ है। उससे जाके एक बार मिल आता हूँ। ज्यादा देर वहाँ मत रहना, हम लोग का बहुत सम्मान है यहाँ पे। ऊपर से उन लोग छोटे जात के हैं, क्या जरूरत है उनसे मिलने की? हाँ माँ, मुझे भड़काने की कोशिश बिल्कुल मत करो। मुझे आने में देर होगी, तुम खाना खा लेना, निकलता हूँ मैं। ऐसा कहकर रमेश रंगा से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। रंगा के घर जाके उसने देखा कि रंगा अब सैयाग्रस्त हो चुका है। रंगा की एकमात्र बेटी नाम था अनामिका। अनामिका बहुत सुशील लड़की थी। रंगा मिलिट्री से निकलने के बाद वो घर पर ही रहकर आराम कर रहे थे, पर अचानक से बीमार पड़ने की वजह से वो सैयाग्रस्त हो जाते हैं। रमेश को देखकर रंगा बहुत खुश होते हैं। रमेश को देखने के साथ साथ उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। रमेश, देखो मेरी परिस्थिति, 25 सालों से भी ज्यादा मैंने इस देश के लिए सेवा की है। आज बिस्तर पकड़ लिया हूँ। मेरी जान को लेकर मुझे फिक्र नहीं, पर बेटी के बारे में सोचकर बहुत दुख होता है। कल अगर मर गया तो उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। क्योंकि उसकी माँ नहीं थी तो मैंने उसे बहुत दुलार दिया, पर उसकी शादी ना करा के सैयाग्रस्त होके आज मैं उसकी मदद ले रहा हूँ। किसी बाप के लिए ऐसी परिस्थिति ना आए। देखिए, आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, थोड़ा धैर्य रखिए। जब रमेश रंगा को समझा ही रहा था, अचानक से रंगा को दिल का दौरा पड़ जाता है। रंगा की जान चली जाती है। रमेश और अनामिका दोनों रंगा के ऊपर सर रख के रोने लगते हैं। 2 दिन निकल जाते हैं। रमेश अनामिका से शादी करके उसे घर ले आता है। जैसे ही शारदा दरवाजा खोलती है, उन दोनों को देखकर आश्चर्य हो जाती है और शारदा को बड़ा गुस्सा आता है। हाय रे, इसने इसे लाके क्या घटिया काम किया है? ये भी कोई जीवन है? एक फालतू लड़की को घर ले आए, ये तुमने क्या किया? इससे बेहतर था कि तुम मेरा सर कलम कर देते। माँ, चिल्लाना बंद करो। मैंने अनामिका को पसंद करके शादी किया है। अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, पर चिल्लाओ नहीं, समझी? रमेश की ऐसी बातें सुन के शारदा एक ही बार में चुप हो जाती है, फिर एक शब्द नहीं कहती। पर अनामिका को देखकर वो दांत कटकटाने लगती है। उसने अपने आप को रोका और अपने गुस्से को वहीं पर पी गई। कुछ दिन निकल जाते हैं। 3 महीने के बाद अनामिका गर्भवती होती है। रमेश इस बात से बहुत खुश था, पर शारदा तो इस बात के इंतजार में थी कि कैसे वो अपनी बहू से बदला ले और उसे कैसे उस घर से वो निकाल फेंके। अब क्योंकि रमेश की छुट्टियां खत्म हो गई, तो उसे अब मिलिट्री वापस जाना पड़ेगा। उस रात उसने अनामिका से उस बारे में कहा। देखो अनामिका, माँ का बहुत बाद विचार है। माँ के इस धूर्त स्वभाव की वजह से उससे मिलने भी कोई यहाँ पर नहीं आता। मैं शादी करूंगा
तो माँ उसे जरूर परेशान करेगी, यही सोच के मैंने अब तक शादी नहीं की थी। पर परिस्थिति की वजह से मैंने तुमसे शादी की, पर ड्यूटी की वजह से मुझे तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। माँ को बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि अब तुम साधारण नहीं हो। वादा करो अनामिका, मेरे लिए तुम सब बर्दाश्त कर लोगी। वहाँ एक अच्छा घर देख के मैं तुम्हें जल्दी अपने साथ ले जाऊंगा। तब तक थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है जी, आप शांति से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जैसे ही रमेश चला जाता है, शारदा अनामिका के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर देती है। गर्भवती होने के बावजूद वो अनामिका से घर का सारा काम करवाती थी, जैसे कपड़े धोना, बर्तन धोना, कुएं से जाके पानी ले आना, बाथरूम साफ करना। एक के बाद एक वो काम कराते ही रहती थी। इतना काम करने के बाद अनामिका को बहुत भूख लग जाती थी। शारदा सारा खाना खा लेती थी जो भी वो पकाती थी, और अनामिका को कुछ खाने नहीं देती थी। अनामिका को बहुत भूख लगती थी। इतना काम करने के बाद अनामिका थक हार के ऐसे ही सो जाती थी। अगले दिन भी शारदा अनामिका को खाने के लिए कुछ नहीं देती थी। अनामिका भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो पड़ोसियों के घर पे जाके खाना मांगती है। पड़ोस की पार्वती उसकी भूख मिटाती है। जल्दी ही पार्वती रमेश को फोन करके ये सारी बातें बता देती है। रमेश एक हफ्ते के अंदर ही आ जाता है। अनामिका की परिस्थिति देखकर वो हैरान रह जाता है। उसकी आंखें भर आती है। वो शारदा पे बहुत गुस्सा करता है। छिछी, ऐसी हो तुम भी तो कभी गर्भवती थी माँ। तुम्हें दर्द पता है, फिर भी तुम अनामिका को इस तरह तकलीफ दे रही हो। ऐसी माँ होने से ना होना बेहतर है। मैं अनामिका को अभी के अभी अपने साथ ले जा रहा हूँ। अब तुम अपने बारे में बैठ के अच्छे से सोचो। ऐसा ना कहो बेटा, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। बिना सोचे समझे कर बैठी, मुझे माफ कर दो। आज के बाद से मैं बहू को कोई भी तकलीफ नहीं होने दूंगी। शारदा की ऐसी बातें सुन के रमेश को थोड़ी राहत मिलती है। तब से शारदा अनामिका के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने लगती है। सास बहू एक साथ खुश रहने लगी। गर्भवती बहू को वो अपनी बेटी की नजरों से देखने लगती है और खुशी खुशी रहने लगती है। सासू माँ में ऐसा बदलाव देखकर अनामिका भी बहुत खुश होती है। रमेश भी अपने माँ में बदलाव देखता है और बहू को बेटी की तरह प्यार मिलता देख वो भी बहुत खुश होता है भी। एक गांव में अनामिका नाम की एक महिला रहती थी। अनामिका के पति रमेश, जो कि अपंग थे, और सासू माँ शारदा, जो कि वृद्धा थी और संज्ञाग्रस्त भी थी। अनामिका का सब्जी का दुकान था। उसी दुकान से जो पैसे वो कमाती थी, उसी से अपने परिवार को वो चलाती थी। अनामिका को रोज मंदिर जाने की आदत थी। वो अपने घर के पास के ही एक देवी मंदिर में हमेशा जाया करती थी। तभी एक दिन शारदा अनामिका से कहती है, अरे ऐसे वक्त में मंदिर घूमते रहोगी या हमारा देखभाल भी करोगी? क्या हुआ सासू माँ? मुझे चाय चाहिए, जल्दी जाके ले आओ। और हाँ, उसमें थोड़ा चीनी भी मिला देना। हमेशा कहती हूँ मधुमेह है, इसीलिए चीनी नहीं मिलाती। अरे रमेश, तुम्हें भी कुछ चाहिए तो पूछ लो। अरे नाना, बेचारी उधर सब्जी का दुकान संभालती है और इधर घर आके हमें भी संभालती है। चुप करो, तो उसके बदले तुम जाके बर्तन धोगे, कपड़े धोगे। अपना मुंह बंद रखो, जो कह रही हूँ वैसा ही करो। उसे बोलो अभी के अभी कॉफी ले आने। सख्त बनो, समझे? मैं करके भीख मत मांगो। ठीक है माँ। अनामिका, मेरे लिए कॉफी ले आना भी। हाँ, अब ठीक है। अब तुम मेरे बेटे लायक हो। अनामिका शारदा और रमेश को चाय कॉफी लाके देती है। फिर वहाँ से वो जाने लगती है। ये देख के शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। अरे ये कैसा बर्ताव है? चाय लाके मुंह पे फेंक दी और जा रही हो। हाँ, क्यों ख्याल रखोगी? हम तो बेकार हैं, कोने में पड़े रहते हैं। तुम ना बड़ी निर्दयी हो। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हो गया सासू माँ? फिर तुम बिना कुछ पूछे क्यों चली जा रही हो? कुछ और चाहिए कि नहीं पूछना था? और क्या चाहिए आपको सासू माँ? तुम्हें पूछना है खाने में क्या बनेगा, भूल गई क्या? या फिर तुम्हारा बहुत अहंकार हो गया है? मैं भूल गई थी सासू माँ। अब तो याद दिला दिया है ना। पूछो, पूछने में संकोच मत करो। सासू माँ, दोपहर के खाने में क्या बनाऊं बताइए? हर दिन तुम मुझसे पूछती हो, क्या नहीं पता क्या करना है? छी, मुझे ही सब बताना होगा तुम्हें। ठीक है, दोपहर में पतला दाल और आलू फ्राई बनाओ, और चटनी बनाना मत भूलना। अब सब बता दिया। शादी के इतने साल हो गए, अभी भी बताना पड़ रहा है। जाओ, अब क्या खड़े खड़े मुंह देखे जा रही हो?
शारदा की ऐसी बातें सुन के अनामिका का दिमाग पूरी तरह से बंद पड़ जाता है। अनामिका सोचती है सासू माँ से क्या लड़ना, इसीलिए वो किचन में चली जाती है। फिर वो एक एक करके सब पका के तैयार कर लेती है। ये सब करने में काफी देर हो चुकी थी। फिर अनामिका मंदिर गई। माँ भगवती, मैंने क्या पाप किया था कि आपने मुझे ऐसी सजा दी? मेरे पति अपंग है, सासू माँ धुरंधर। ऐसे घर में मैं अकेली व्यक्ति कैसे रह सकती हूँ? पैसे नहीं है घर में, इसीलिए सब्जी का कारोबार कर रही हूँ। बस आप कृपा कीजिए कि मेरा व्यापार अच्छा चले। इस तरह देवी माँ से मन्नत मांगने के बाद अनामिका घर लौट आती है। क्योंकि गर्मियों का मौसम था, इसीलिए गर्मी भी बहुत कड़क थी। तभी जो लोग अखबार पढ़ रहे थे वो अपने में कुछ कहने लगे। अखबार में लिखा हुआ था कि सब्जियों के दाम बढ़ने वाले हैं, इसीलिए आसपास के जितने दुकान थे वो सब्जियों का दाम घटाने के लिए वहाँ हल्ला कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में अनामिका सोचती है कि सब्जी का दुकान खोलना ठीक नहीं होगा, इसीलिए वो चुपचाप घर लौट जाती है। तभी अनामिका का भाई रंगा घर आता है। रंगा के पास एक रिक्शा था। दीदी, दीदी, कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम इतने हड़बड़ी में आए, क्या हो गया? कुछ नहीं दीदी, एक अर्जेंट काम से मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ। मेरे आने तक रिक्शा अपने पास रखो, इसका ख्याल रखना। वैसे मैं भूल गया था, तुम्हें तो रिक्शा चलाना भी आता है। इसकी सवारी करके तुम पैसे भी कमा सकती हो। जब तक मैं नहीं आता हूँ ये रिक्शा तुम्हारा है, ठीक है? ध्यान रखना। ये कहकर रंगा अपनी बहन को अपना रिक्शा दे दिया और मुजफ्फरपुर चला गया। रिक्शा देखने के बाद अनामिका सोचने लगी, वर्तमान परिस्थिति में सब्जियों का व्यापार नहीं कर पाऊंगी मैं। जब तक परिस्थिति नियंत्रण में नहीं आ जाती है, मैं इसी रिक्शा की सवारी करूंगी। ऐसा सोचकर वो रिक्शा की सवारी करना शुरू कर देती है। हर दिन वो रिक्शा चला के मंदिर तक ले जाती थी और पैसे कमाती थी और खुशी खुशी पति और सासू माँ का अच्छे से देखभाल भी कर पाती थी। हर दिन वो मंदिर जाती थी और देवी माँ से प्रार्थना करती थी। इसी तरह दिन चल रहे थे। अचानक से अनामिका को एक दिन बहुत बुखार आता है। रिक्शा चलाने की परिस्थिति में नहीं थी वो, और घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। अनामिका सवारी करके कुछ पैसे कमाने का सोचती है, जिससे पति और सास के लिए खाने के लिए कुछ हो जाए। लेकिन उस दिन सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया। हाय भगवान, शाम हो गई लेकिन अब तक सवारी के लिए कोई नहीं आया। नहीं लगता आज पैसे भी मिलेंगे। घर की परिस्थिति भी बहुत भयानक है। हे ईश्वर, मैं क्या करूं? मैं बहुत थक गई हूं और कुछ कर भी नहीं पा रही हूं। ऐसा सोचकर अनामिका बहुत उदास हो गई। तभी देवी के वेश में एक महिला अनामिका के पास आई, पर देवी माँ को अनामिका ठीक से पहचान नहीं पाई। माँ जी, आप ऐसी वेश में क्यों है? कोई नाटक था क्या? आइए आइए, मैं आपको आपके घर तक अपने रिक्शा से छोड़ देती हूँ। अनामिका के कहने पर देवी माँ अनामिका के रिक्शे में आके बैठी। जाने के दौरान देवी माँ बिल्कुल चुपचाप थी। तभी अनामिका कहने लगी, माँ जी, मेरा घर तो पास में ही है, पर आपने नहीं बताया कि कहाँ जाना है। जल्दी बताइए माँ, मुझे आपको घर छोड़ना है, फिर मुझे घर जाना है। मेरे घर में सास और पति इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? आइए, मैं आपको दिखाती हूँ, आइए। ये कहकर अनामिका देवी माँ को अपना घर दिखाना चाहती है, पर उसे अपना घर नहीं मिलता। उस जगह पर एक बड़ा सा बंगलो था। अनामिका हैरान रह जाती है, यहीं पे तो उसका खुद का घर था। ये कहकर जैसे ही वो पलट के देखती है, फिर उसे वो महिला रिक्शे में नहीं मिलती। अनामिका आश्चर्य हो जाती है। तभी उस बंगलो से रमेश टिप टॉप सूट बूट में तैयार होके निकल आता है। अनामिका, जल्दी आओ, हमारा फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हम अमेरिका जा रहे हैं। अजी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? हम फ्लाइट में जा रहे हैं और आपकी ये वेशभूषा, ये सब कुछ कैसे बदल गया? ये सब कहकर अनामिका पति के साथ घर के अंदर जाती है। वहाँ उसकी सासू माँ पैर पे पैर चढ़ा के बैठी हुई थी, गहनों से लदी थी। घर पे नौकर चाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। ये सब देखकर अनामिका जब खुद को देखती है तो देखती है उसका भी पूरा शरीर गहनों से लदा है। ये सब कुछ अनामिका के लिए अजूबा था। तब समझ में आया ये सब कुछ देवी माँ की कृपा से ही हो रहा है। उसके रिक्शा में जो महिला आई थी वो कोई रंगमंच से नहीं थी, वो देवी माँ थी। तब जाके अनामिका को इस बात का एहसास हुआ।
तब से अनामिका का पूरा परिवार खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा।